हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आर्मी, क्या आपने जिमिन का वो लेटेस्ट रोलिंग स्टोन वाला इंटरव्यू देखा? सच बताऊं तो वो इंटरव्यू काफी इमोशनल था। जिमिन ने उस इंटरव्यू में वो सारी बातें बताई हैं जो उन्होंने खुद फील की है, और मुझे लगा कि मुझे तुरंत आप सबसे इस बारे में बात करनी चाहिए। मतलब हमारा जिमिन इतना प्रीशियस है ना। उन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विस से लेकर अपने अकेलेपन और यहाँ तक कि हम फैंस के लिए अपने डर तक के बारे में इतनी ईमानदारी से बात की है। आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए उसी इंटरव्यू का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन लेकर आई हूँ, ताकि हम साथ मिलकर समझ सके कि हमारे जिमिन के दिल में आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। बीटीएस के जिमिन रोलिंग स्टोन कवर इंटरव्यू में फिर से आपका स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। हम रिलीज के करीब पहुँच रहे हैं और काफी समय हो गया है। इस पूरे समय में मैं उत्साहित भी था, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी। मैं सच में अच्छा काम करना चाहता हूँ। आपने अपने सोलो में बहुत बड़ा हिट दिया है ना? क्या आपने उम्मीद की थी कि आपका सोलो करियर इतनी जल्दी इतना बड़ा हो जाएगा? मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं इस रिस्पॉन्स के लिए सच में बहुत आभारी हूँ। लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान मैंने सीखा कि मुझे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और मैं भविष्य में बेहतर बनने के लिए लगातार मेहनत करते रहने की योजना बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी सिंगिंग को सुधारना चाहता हूँ। मैं गाने में और भी बेहतर बनना चाहता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ और ज्यादा अभ्यास करना चाहता हूँ, और वहीं से आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं बेहतर लिखना भी चाहता हूँ। मैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे एल्बम बनाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है बस यही है। आखिरकार मेरा काम अच्छे गाने लिखना और उन्हें अच्छे से गाना है। कुछ साल पहले आपने कहा था कि आप खुद के प्रति थोड़े अधिक उदार होने की कोशिश कर रहे हैं और परफेक्शनिस्ट होने के दबाव को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुझे यकीन नहीं है कि मैं खुद को एक परफेक्शनिस्ट कहूँगा। यह उससे कहीं बढ़कर है। हर किसी के अंदर अच्छा करने की इच्छा होती है, और मेरे अंदर भी वही इच्छा है। इसलिए उस इच्छा को छोड़ देना मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे मैं पूरी तरह से हार मान रहा हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद के प्रति बहुत सख्त हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल मैं बस अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहा हूँ। बीटीएस मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करने में बहुत खुशी मिलती है। रिहर्सल में हमें इतना मजा आ रहा है कि अब और इंतजार नहीं हो सकता उस स्टेज पे वापस जाने के लिए। मैंने सुना है कि आपने अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान कई पुरस्कार जीते और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने एक सैनिक के रूप में इतनी अच्छी तरह से तालमेल बिठाया? मुझे नहीं पता कि आपने उन अवार्ड और बाकी चीजों के बारे में कैसे सुना, लेकिन शुरुआत में, खैर मिलिट्री में हर कोई जानता है कि हम सेलिब्रिटी हैं, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की ताकि मैं एक अच्छी इम्प्रेशन छोड़ सकूं। लेकिन बाद में मैंने बस इसलिए कड़ी मेहनत की ताकि मुझे ज्यादा छुट्टियों के दिन मिल सके। खैर, यह सच है कि हम बहुत डांस करते हैं और खुद को शारीरिक रूप से फिट रखते आए हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक तरह से सैन्य सेवा के लिए पहले से तैयार थे। लेकिन फिर भी दूसरों के साथ उम्र का फासला था, इसलिए मुझे वहाँ कुछ सीमाओं का एहसास हुआ। मैं वहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों से लगभग 10 साल बड़ा था। क्या आपने दूसरों के साथ दौड़ लगाने से हिचकिचा रहे थे? तो मैंने वास्तव में दौड़ लगाई थी। जंगकुक और मैंने एक ही समय में दाखिला लिया था, और जंगकुक ने दौड़ में सबसे पहला स्थान हासिल किया था और मैं दूसरे नंबर पर आया। पर यह बुरा मानने वाली बात नहीं है। डिस्चार्ज होने के बाद जब आप पहली बार नॉर्मल लाइफ में लौटे तो कैसा लगा? यह बहुत ही अजीब एहसास था। मुझे लगा था कि मैं बस खुश होऊंगा, लेकिन यह उतना सरल नहीं है। मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो मैंने मिलिट्री में अनुभव की। मैंने उन दोस्तों के बारे में सोचा जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, और ऑफिसर्स के बारे में भी। फिर मैंने सोचा कि क्या इसका मतलब यह है कि मैं फिर से स्टेज पर जा सकता हूँ? यह सभी अलग अलग विचार एक साथ मेरे दिमाग में आए, इसलिए जो मैंने महसूस किया उसे बयां करना मुश्किल है। 2021 में इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि आप ग्रुप के बिना खुद की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन तब से आपने सोलो म्यूजिक बनाया है और मिलिट्री सर्विस भी पूरी की है। आपने ग्रुप से अलग रहकर बहुत सारी चीजें सफलतापूर्वक हासिल की हैं, और अब आप वापस ग्रुप में लौट आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन अनुभवों ने ग्रुप के भीतर आपकी भूमिका के बारे में सोचने के तरीके को कैसे बदला है।
अगर किसी भी तरह से मेरी सोच बदली है तो वो यह है कि हालांकि बीटीएस और बीटीएस के हिस्से के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना अभी भी मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, मैं एक व्यक्ति के तौर पर भी एक बेहतर सिंगर बनना चाहता हूँ। मेरे टीममेट्स सभी बहुत अद्भुत हैं, इसलिए मुझे लगता है कि एक सदस्य के रूप में मुझे अपनी काबिलियत और बढ़ाने की जरूरत है ताकि मैं उनके पीछे न छिप जाऊं। जब हम जिमिन के सोलो म्यूजिक को सुनते हैं तो बी माइंड या हू जैसे गानों में आपके डांसर होने का बैकग्राउंड साफ महसूस होता है। मजेदार बात यह है कि आपके चुने हुए रिदम और गानों के तरीकों में वह डांस का प्रभाव स्वाभाविक रूप से झलकता है। क्या आप खुद भी इस जुड़ाव को महसूस करते हैं? जब मैं अपने प्रोड्यूसर के साथ उन गानों पर काम कर रहा था तो हमने उन्हें यही सोचकर बनाया था कि वे मेरे डांस करने के लिए बेहतरीन गाने साबित होंगे। खासकर बी माइंड के लिए हमने एक डांस भी तैयार किया था जिसे मैं फैंस के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मुझे मिलिट्री में जाना था इसलिए वह एक कठिन समय था। आपकी आवाज वाकई बहुत अनोखी है, मेरा मतलब आपके गाने के अंदाज से है, और कभी कभी इसमें पश्चिमी सॉन्ग का प्रभाव भी काफी सुनाई देता है। आपने यह भी कहा है कि आप कोरियाई गायकों से बहुत प्रेरित रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि आपके स्टाइल में अन्य मेंबर्स की तुलना में आरबी का प्रभाव थोड़ा कम है। यह किसी बहुत ही अनोखे फ्यूजन जैसा महसूस होता है। आप खुद स्टाइलिस्ट के इस मेल के बारे में क्या सोचते हैं? खैर, मेरी आवाज बस ऐसी ही है। मैं इसी आवाज के साथ पैदा हुआ था, किसी भी प्रभाव से परे। मुझे यह हुनर अपने माता और पिता से मिला है, लेकिन आपकी इन तारीफों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अगर किसी का मुझ पर प्रभाव रहा है तो मुझे लगता है कि बीटीएस के मेंबर्स ही मेरा सबसे बड़ा प्रभाव रहे हैं, क्योंकि वे उस समय से मेरी आवाज सुन रहे हैं जब मैं एक ट्रेनी था। वे ही थे जिन्होंने मुझे बताया कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, और उन्होंने ही मुझे गानों के लिए अलग अलग गानों का सुझाव दिया। उन बीटीएस मेंबर्स के सुझावों का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। उन्होंने आपको किन गानों का सुझाव दिया था? यह देखना दिलचस्प है कि जब आप तेज रफ्तार में गाने गाते हैं तब भी उसमें थोड़ी सी भावुक गीत वाली भावना झलकती है। जस्टिन बीबर, क्रिस ब्राउन, कई अलग अलग गायक हैं, लेकिन हाँ, मुझे ज्यादातर आरबी गानों के सुझाव मिलते हैं, जैसे कि ट्रे सॉन्ग्स या टॉरी लॉनेज, जो उस समय लोकप्रिय थे जब मैं एक ट्रेनी था। यह इस एल्बम का एक बड़ा हिस्सा है। दे डोंट नो अबाउट अस वाकई एक बहुत अच्छा गाना है। क्या आप बता सकते हैं कि आप इसमें कैसे शामिल हुए? काम के बाद एक रात मैं और आरएम बात कर रहे थे और उसी बातचीत में यह फेरा निकल कर आया। शुरुआती शब्द असल में थे, तुम मुझे कमजोर बना देते हो, क्योंकि मैं फैंस के साथ यही कहना चाहता था, आप हमें बनाते हैं। आप हमेशा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम बहुत अद्भुत इंसान हैं, लेकिन उस यानी अत्यधिक प्यार की वजह से हमारे पास आगे बढ़ने या सुधार करने की गुंजाइश नहीं बचती। मैं उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूँ कि शायद वे यानी फैंस का प्यार हमें कमजोर बना रहे हैं। हर प्रोड्यूसर 4 रिकॉर्डिंग बूथों में से एक में होता था और हम खुद को भी 2 या 3 समूह में बांट लेते थे। हम डेली अदल बदल कर काम करते थे। पूरा दिन एक प्रोड्यूसर के साथ काम करते थे और अगले दिन किसी और के साथ। यह सिलसिला लगभग 2 महीने तक हर दिन चला। उस प्रक्रिया के दौरान साथ मिलकर काम करते हुए हमने 100 से ज्यादा गाने बनाए। आपके सोलो काम ने इस एल्बम के काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित किया? सोलो प्रोजेक्ट से आपने जो कुछ सीखा वह इस एल्बम में किस तरह काम आया? अपने सोलो करियर के माध्यम से मैंने जो कुछ सीखा वह एक खास तरह का माइंडसेट है। मुझे लगता है कि मैंने अपने गाने लिखने को लेकर कम डरना सीखा है, उन अनुभव की वजह से जब मुझे इस नए ग्रुप एल्बम पर काम करने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत महान काम किया, लेकिन मैं सवाल पूछने से डरा नहीं और मैंने लगातार कोशिश करती रहने की पूरी कोशिश की। आपकी मेहनत महसूस होती है। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। तो आर्मी, यह था जिमिन का वो दिल छू जाने वाला इंटरव्यू। सच बताऊं तो यह सुनकर कि वो हमारे प्यार की वजह से खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी इज्जत और भी बढ़ गई है। वो वाकई एक अच्छे कलाकार हैं। आपको इस इंटरव्यू का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशनल लगा? क्या वो 100 गानों वाली मेहनत थी या आरएम के साथ उनकी वो बातचीत? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।